नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। हेलो डॉक्टर में आज हम चर्चा करेंगे फिजियोथेरेपी की। हेलो डॉक्टर में फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी आपको देंगे और जानकारियां साझा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मधुसूदन तिवारी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप प्रोफेसर प्रिंसिपल महात्मा गांधी फिजियोथेरेपी कॉलेज और डीन फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जयपुर। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात ये फिजियोथेरेपी कि ये चिकित्सा पद्धति एक अनूठी पद्धति है। आज मॉडर्न साइंस में देखा जाता है तो गोली कैप्सूल ले लीजिए, 7 दिन आपका ट्रीटमेंट होगा, या फिर आयुर्वेद में आप जाएंगे तो आपको चूरन चटनी वगैरह दे करके आपको 10-15 दिन का ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। फिजियोथेरेपी जो फिजिकल ही थेरेपी दे करके और ट्रीट किया जाता है, क्या है ये थेरेपी? इसको थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और कौन व्यक्ति इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इस थेरेपी से लाभ ले सकते हैं? चलिए, फिजियोथेरेपी एलाइड हेल्थ साइंसेस प्रोफेशंस का की विधा है। इसमें एक्सरसाइजेस के थ्रू, इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू और मैनुअल थेरेपी के थ्रू इलाज किया जाता है। और इसका रोल जो है प्रिवेंटिव मेजर्स और क्यूरेटिव दोनों ही है, मतलब बीमारियों के रोकथाम में भी और बीमारियों के इलाज में भी, दोनों में इसका रोल है। तो बीमारियों के रोकथाम में क्या है कि अगर कोई पेशेंट आता है, पहले हम लोग असेसमेंट करते हैं, देखते हैं उसका कॉज क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम आई, फिर सभी असेसमेंट होता है। फिर प्रॉब्लम लिस्टिंग करते हैं हम लोग, पेशेंट की प्रॉब्लम क्या क्या है। फिर एक हम लोग उसके बाद गोल सेट करते हैं कि एक एक करके इनकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। बेसिकली पेशेंट पेन को लेकर आता है कि मुझे पेन है, बैक में पेन है, शोल्डर में है, नेक पेन है, नी पेन है। तो अच्छा, उसके बाद से पेन के साथ साथ अगर पेन है तो पेशेंट अपने जॉइंट का कम इस्तेमाल करता है, उससे वीकनेस बढ़ने लगती है। वीकनेस के साथ बढ़ने के साथ साथ क्या है कि वो जॉइंट वीक हो जा, जॉइंट में वीकनेस से फिर पोस्टरल डिफॉर्मिटी, पोस्टरल डेविएशन शुरू होता है और फिर वो पर्सन जो है उसमें क्रोनिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उस जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसलिए प्रिवेंटिव रोल बहुत ही ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट का है, फिजियोथेरेपी फील्ड का, फिजियोथेरेपी प्रोफेशन का है, जिसमें हम लोग होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताते हैं पेशेंट को। पेशेंट एक एक्सरसाइज सीख लेता है तो रूटीन वे में उसको अडोप्ट करता है और पेशेंट फिर उस प्रोग्राम को डेली करता है और फिर फॉलोअप के लिए भी आ भी सकता है और इस तरह पेशेंट ठीक होता है। ये तो हो गया प्रिवेंटिव मेजर। क्यूरेटिव में क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, असेसमेंट के बाद हमें पता चलता है कि अब हमें इंटरवेंशन कितने दिनों की देनी है, तो उसमें पेशेंट्स को रेगुलर विजिट करनी पड़ती है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, और हम लोग फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस बताते हैं और फिर उसको रीअसेस करते हैं कि पेशेंट कितना ठीक हुआ है। और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम रीअसेसमेंट के बाद फिर हम गोल सेट करते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम अब कैसे, कितनी, किस लेवल पे है। अगर वो कुछ ठीक हुआ है तो फिर उसके बाद से फिर नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम क्या है, फिर उसमें किस तरह की एक्सरसाइजेस देनी है। तो इस तरह हम लोग फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस और मोडेलिटीज़ का रोल है और उसके साथ ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें बेसिकली मोडेलिटीज़ में क्या अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी है, लेजर थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, शॉक वेव थेरेपी है जी, और आजकल आपको रोबोटिक असिस्टेड एक्सरसाइजेस थेरेपी भी देते हैं। तो इस तरह फिजियोथेरेपी का रोल जो है बीमारी को रोकथाम में भी, बीमारी के इलाज में भी है। और फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी फायदा यह है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे यूजुअली हम देखते हैं ड्रग थेरेपी जो दवाइयाँ दी जाती है, उसमें कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये फिजियोथेरेपी के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल, साइड इफेक्ट जैसे आपने कहा कि साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर थेरेपी को सही तरीके से जो नॉलेजेबल जो पर्सन है वो नहीं करके किसी ने, ऐसे व्यक्ति ने जो सीख ही रहा है और गलत तरीके से कर दी, तो साइड इफेक्ट तो बन सकता है उसका। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि एक्सरसाइजेज से फिर अगर गलत एक्सरसाइज दे दी गई तो बीमारी उसकी ओर बढ़ सकती है और पेशेंट जो है फिर कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस में जा सकता है। इसीलिए असेसमेंट बहुत जरूरी है और क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में एक्सरसाइजेज करें और करवाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अन्य जो बीमारियां होती है, किसी को उल्टी हो रही है, दस्त है, बुखार है, बॉडी हीट करेगी तो पता है डॉक्टर के पास में जाना है और ट्रीट करवाना है। आजकल एग्जामिनेशन हो जाती है कि सीबीसी करवा ली है, ब्लड टेस्ट करवा लिया है, तो उससे उसको पता पड़ जाता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। फिजियोथेरेपी के लिए कब एक आम आदमी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाए, वो इस आवश्यकता को महसूस करे कि ये बीमारी एलोपैथी आयुर्वेदिक की नहीं है, ये फिजियोथेरेपी की है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाए, से कोई सिम्टम्स जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना चाहिए? देखिए, फिजियोथेरेपी के पास दो तरह से पेशेंट आते हैं, तो डायरेक्ट आते हैं जी, दूसरे रेफरल आते हैं। फिजिशियन सर्जन रेफर करते हैं, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियंस या जनरल फिजिशियन रेफर करते हैं, और एक पेशेंट डायरेक्ट भी आ सकता है जी।
डायरेक्ट आने का मतलब क्या है, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको लग रहा है कि कोई पहले वो बिल्कुल ठीक था, जी उसकी कुछ बैक पेन या नी पेन या फिर बॉडी में किसी पार्ट में पेन उसको ग्रेजुअली स्टार्ट हुई। अच्छा, अब उसको लग रहा है कि उसने बीच में फिजिशियन से या फिर न्यूरो फिजिशियन से, सर्जन से दिखाया, उसको फ़ायदा नहीं हुआ, कंसर्न फिजिशियन सर्जन को रेफर करना चाहिए। नहीं रेफर करता है तो पर्सन कैन डायरेक्टली टॉक टू टेक कंसल्टेशन ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी से पेशेंट कंसल्ट कर सकता है। और बेसिकली अब इसका पैरामीटर कहना बहुत मुश्किल है कि पेशेंट कैसे आए, बट अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑफ एलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल एक्ट 2021, इसमें राइट दी गई फिजियोथेरेपिस्ट को कि फिजियोथेरेपिस्ट कैन एसेस पेशेंट को एसेस कर सकता है और पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकता है डायरेक्टली विदाउट एनी रेफरेंस। तो एक एडवांटेज है। और ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास इतनी क्वालिफिकेशन और इतनी स्किल, दक्षता होती है कि वो पेशेंट को एसेस कर ले और उसको और वो फिर अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करे क्या देना है, और उससे पेशेंट ठीक होते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास डायरेक्ट पेशेंट भी आ सकते हैं और रेफरल पेशेंट भी आ सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा देखा जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि आजकल सुनने में आता है, जब क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कमेंट्री होती है तो फिजियोथेरेपिस्ट आता है, तुरंत चोट लग जाती है, तो स्पोर्ट्स इंजरी वाले लोगों के लिए ही ये खासकर थेरेपी काम की है या फिर सभी व्यक्तियों के लिए ये काम की ये थेरेपी है? स्पोर्ट्स इंजरी में दो तरह की इंजरी, एक तो ऑन ग्राउंड इंजरी होती है, जब पेशेंट परफॉर्म कर रहा होता है ग्राउंड पे, तो उस तरह की इंजरी होती है। तो उस समय फिजियोथेरेपिस्ट का रोल ये होता है कि वेपोकुलेंट स्प्रे वहाँ दे करके जिस भी पार्ट में इंजरी है दे, और उसके बाद से आइस थेरेपी दे और कंप्रेशन बैंडेज या फिर कोई टेपिंग करके असिस्टिव डिवाइस, असिस्टेड कुछ लाइक यू कैन से कुछ ऑर्थोसिस टाइप की डिवाइसेस दे करके उस प्लेयर्स को कैसे फिर से, चूंकि प्लेयर की प्लेयर है तो बहुत बड़ा रोल है, चूंकि वो परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम हार सकती है। तो यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो ऑन ग्राउंड इंजरी वाले पेशेंट को मतलब मिनटों में आपको पेन रिलीफ करके फिर उसको ग्राउंड पर लाना एक चुनौती होती है और फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ऐसे प्लेयर जो कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ उनकी इंजरी हो गई या कोई क्रोनिक इंजरी है, उसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट फिर असेसमेंट, थ्रो असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के बाद डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट में कौन सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लिस्टिंग करके फिर उसका गोल सेट किया जाता है कि इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर 1 बाय 1 उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल स्पोर्ट्स इंजरी में ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड दोनों ही है। और स्पोर्ट्स इंजरी जो है कहने के लिए है, लेकिन इस टाइप की इंजरी, उसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बेसिकली जो होता है किसी को भी हो सकता है। कोई अगर कहीं चल रहा है, कहीं बाइक से गिर गया या फिर उसकी कहीं स्ट्रेन आ गई, स्प्रेन आ गई, उसका पैर स्लिप कर गया, तो इस तरह की इंजरी जब होती है तो उसमें बेसिकली क्या है कि आइस थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। इनिशियली 3 डेज के लिए आधे घंटे तक आइस देते हैं। आइस क्यूब 8-10 आइस क्यूब लेकर के एक प्लास्टिक की थैली में रख के फिर उसको बांध करके फिर एक पत्ते से कपड़े में रख करके उसको अफेक्टेड पार्ट पे रखा जाता है आधे घंटे के लिए। ऐसा दिन में 3 बार करना चाहिए 3 डेज तक। तो इससे काफ़ी पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों रिलीफ हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे स्पोर्ट्स इंजरी में आइस थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और 3 डेज के बाद फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासोनिक थेरेपी हम लोग शुरू करते हैं, इंटरफेरेंशियल थेरेपी शुरू करते हैं और ग्रेजुअली आइसोमेटिक एक्सरसाइजेस कराते हैं अफेक्टेड जॉइंट के मसल्स की, और फिर हम लोग ग्रेडेड वे में एक्सरसाइज करा करके पेशेंट को रिहेबिलिटेट करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मसल्स का जब पेन होता है तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं योग एक्सरसाइज कर लूंगा तो वो ठीक हो जाऊंगा, तो क्या ये फिजियोथेरेपी जरूरी है? फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना चाहिए या योग वगैरह करके वो ठीक हो सकता है, स्ट्रेच करके ठीक हो सकता है? मसल्स का पेन है या नॉर्मल एक रूटीन लाइफ में अगर उसको मान लीजिए कमर में ही दर्द हो गया है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग देखते हैं कि मैं योग करके ठीक हो सकता हूँ, एक्सरसाइज करके बॉडी को स्ट्रेच करके रिकवर कर सकता हूँ, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाकर के ट्रीटमेंट लेना चाहिए? सबसे पहले कोई भी पेन का वाला पेशेंट आता है, बैक पेन है, नेक पेन है, तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ती है। पेशेंट बोलता है कि मैं 1 दिन पहले ठीक था, आज सडन पेन हुआ। कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे हल्का हल्का पेन 2-4 दिनों से हो रहा था, आज मुझे पेन ज़्यादा हो रहा है। तो हमें देखना होता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। कई बार क्या होता है कि कोई पेशेंट वेट लिफ्टिंग कर लेता है या सडन जर्क आ जाता है, ऐसे केसेस में स्ट्रेन आ गई मसल्स में, तो उस केसेस में फिर आइस थेरेपी का रोल है। यूजुअली 3 डेज तक हम लोग आइस थेरेपी देते हैं और आइस थेरेपी देने के बाद फिर पेशेंट को रेस्ट दिया जाता है और रेस्ट के बाद फिर ग्रेडेड फॉर्म एक्सरसाइज कराई जाती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि
यहाँ पे और भी असेसमेंट के लिए कई टूल्स हैं, जैसे कई स्पेशल टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के थ्रू असेसमेंट करते हैं पेशेंट को, फिर पता लगाते हैं इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों पेन हुआ। तो कोई मसल्स में टाइटनेस है या फिर कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम जैसे कोई रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो असेसमेंट के थ्रू पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। लिगामेंटस इंजरी है तो पेशेंट की हिस्ट्री से पता चल जाता है, पेशेंट बोलता है कि मैं स्लिप कर गया, सडन जर्क आ गई। स्टेन है तो पेशेंट बोलता है कई बार कि हमने ज़्यादा वेट लिफ्ट कर ली या सडनली हमने किसी चीज़ को पुश कर दिया, हेवी ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया, पुल कर दिया जी। हाँ, तो इस केसेस में मसल पुल होने का चांस होता है। और फिर ऐसे केसेस में हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं और ग्रेडेड फॉर्म एक्सरसाइज दी जाती है। बेसिकली स्टेन का पेन जो है थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ठीक होने में, इट्स टेक लाइक 15 डेज, 20 डेज, 21 डेज, और वो पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और उसके ग्रेडिंग है, मतलब ग्रेड है कि किस ग्रेड में उसकी इंजरी हुई है, क्योंकि लिगामेंट की इंजरी जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड की जो इंजरी होती है वो तो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती है, बट थर्ड ग्रेड इंजरी में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है जी, और वो MRI से कंफर्म किया जाता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब देखा जाए कि आज अत्याधुनिक जमाना है, आधुनिकरण की इस जमाने के अंदर देखा जाए तो साइंस ने बड़ी तरक्की की है जी। फिजियोथेरेपी की फिजिकली किसी को ट्रीट किया जाएगा, मालिश की जाएगी, मसाज दी जाएगी, ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो क्या मशीनों का भी इसमें उपयोग है? मशीनें भी इस थेरेपी में काम में ली जाती है? बिल्कुल, मशीनों का उपयोग है। इलेक्ट्रोथेरेपी मशीनें हैं, उसके बाद से करंट थेरेपी दी जाती है, उसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट थेरेपी। फिर उसके बाद से लाइट का भी यूज़ करते हैं, जैसे लाइट में लेजर थेरेपी होती है, शॉक वेव थेरेपी है, डीप हीटिंग मोलिटीज, हाई फ्रीक्वेंसी करंट में शॉर्ट वेव डायथर्मी, मीडियम माइक्रोवेव डायथर्मी का यूज है। फिर उसके बाद से ट्रैक्शन का यूज होता है बैक पेन में और सर्वाइकल पेन में, बेसिकली जहाँ पे नर्व्स का कंप्रेशन होता है। तो ऐसे केसेस में मशीनों का यूज है, बिल्कुल है, और उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। बट एक्सरसाइजेस का रोल बहुत ही यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि एक्सरसाइजेस से क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलती है। कोई भी पेशेंट जी एक बार मशीनें लगा दी गई, उसके सिम्टम्स ठीक हो गए, लेकिन एक्सरसाइजेस हम लोग कराते हैं तो उससे बायोमैकेनिकल करेक्शन होता है कि क्योंकि अपना बॉडी जो है एक तरह का एक मशीन की तरह है, और इसमें जितने बोन हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जोड़कर ज्वाइंट बनाते हैं, और उस ज्वाइंट में मूवमेंट जो मसल्स करते हैं, अगर मसल्स में वीकनेस आ गई, मसल्स की कंडीशनिंग पुअर है, तो उससे क्या होता है कि ज्वाइंट में मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, और ज्वाइंट वीकनेस हो जाती है तो बॉडी का जो एक नॉर्मल बायोमैकेनिकल अलाइनमेंट है वो नहीं मेंटेन हो पाता है, और उससे कई तरह की बॉडी में जैसे डिफॉर्मिटी भी आने का चांस होता है, या फिर बैड पोस्चर अडॉप्ट हो जाने के चलते दूसरे ज्वाइंट भी अफेक्ट होते हैं। फिर कुछ मसल्स में टाइटनेस आती है, दूसरे साइड के मसल्स में इलोंगेशन हो जाता है, तो उसके चलते पूरा ज्वाइंट का बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ फिजियोथेरेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है बायोमैकेनिक करेक्शन के लिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू ज्वाइंट में कोई स्टेबिलिटी देने के लिए। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब रोबोटिक इनोवेशन भी देखा जा रहा है, मॉडर्न साइंस में देखें या एलोपैथी में देखें कि अमेरिका में बैठा डॉक्टर यहाँ लेटे हुए मरीज का रोबोटिक सर्जरी कर देता है, तो ऐसे में क्या फिजियोथेरेपी के मामले में भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? रोबोटिक असिस्टेड फिजियोथेरेपी तो है जी, बट ये लॉन्ग मतलब दूरी से करके नहीं कर सकते आप जी, कि आप पार्टिकुलर अपने क्लिनिक के सेटअप में आप मशीन को लगा करके और उससे आप कर सकते हैं। बट टेली फिजियोथेरेपी का रोल है, जिसमें हम पेशेंट्स को होम एक्सरसाइज प्रोग्राम हम लोग बताते हैं जी, और फिर दोबारा फिर पेशेंट से बात करते हैं जी, और पेशेंट की कंडीशन को पूछते हैं जी, और कितना उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, जी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कौन सी एक्सरसाइज उनको देनी है, जी, और फिर एक्सरसाइजेस की वीडियो बना करके या फिर एक्सरसाइज को डेमोस्ट्रेट करके हम पेशेंट को दे सकते हैं, जो लोग पेशेंट जो दूर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, तो टेली फिजियोथेरेपी का रोल है, और मॉडर्न टाइम में अभी इसका बहुत अच्छा रोल है। जो लोग रिमोट एरिया में, दूर दराज एरियाज में हैं, या जहाँ पे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट की कमी है, पर डे नहीं जा सकते हैं, वैसे लोगों के लिए टेली फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब से हमारे साथ में हैं महात्मा गांधी फिजियोथेरेपी कॉलेज के प्रोफेसर प्रिंसिपल डॉक्टर मधुसूदन तिवारी, जिनसे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले फिजियोथेरेपी को लेकर के चर्चा की। फिजियोथेरेपी बहुत सारे केसेज में देखा जाता है कि पैरालिसिस आ गया, तो ऐसे में ट्रीटमेंट जो हो रहा है नर्व सिस्टम का वो इंटरनल मेडिसिन वगैरह देकर के ठीक किया जाता है, लेकिन
बहुत बड़ा रोल माना जाता है कि फिजियोथेरेपी से भी बहुत सारे लोग रिकवर हुए हैं, तो जानना चाहेंगे कि पैरालिसिस के केसेस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहता है? पैरालिसिस के केस में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है, क्योंकि मेडिसिन जब दिया जाता है तो पेशेंट स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी जैसे ही पेशेंट मेडिकली स्टेबल होता है, फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाती है। और फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते ही पेशेंट्स में रिकवरी शुरू होती है, और उसमें बेसिकली हम लोग पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराते हैं, और उसके बाद से मल्टी जॉइंट मसल्स की स्ट्रेचिंग कराते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को पोजिशनिंग, प्रॉपर पोजिशनिंग कराते हैं, ताकि उसमें किसी तरह की मसल्स में टाइटनेस ना आए, डिफॉर्मिटी ना हो। फिर उसके बाद से पेशेंट्स में कई ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम पैरालिसिस में ट्रीटमेंट देते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू, जैसे बोबार टेक्निक है, PNF टेक्निक है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी रिफ्लेक्सेस आते हैं, जैसे पेशेंट में क्या होता है कि एक तरह की टाइटनेस, उसको स्पास्टिसिटी बोलते हैं, जब हम उसके जॉइंट को मूव करते हैं तो एक तरह की टाइटनेस आती है जी। तो उस टाइटनेस में फिजियोथेरेपिस्ट जो है ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग करा करके, पैसिव ग्रेजुअल स्लो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करा करके उसको ठीक कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि फिर पेशेंट्स को पोजीशन, एक तो सीटिंग लाइंग पेशेंट लेटा हुआ है, लेटने के बाद फिर बैठ करके एक्सरसाइज कराते हैं। बैठने में सीटिंग बैलेंस की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सीटिंग बैलेंस, नीलिंग बैलेंस, घुटने पर आकर के बैलेंस अचीव करना है पेशेंट को। फिर दोनों हाथ और पैर पे क्वाड्रेंट पोजीशन जिसको बोलते हैं, उसमें आकर के बैलेंस मेंटेन करना। फिर उसके बाद से स्टैंडिंग बैलेंस जी। फिर उसके बाद से वॉकिंग शुरू कराते हैं। तो पैरालिसिस में फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पेशेंट्स जो है इसमें लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज की जरूरत पड़ती है, और एक एक्सरसाइज दिन में 3 बार 4 बार कराई जाती है, और एक बार में आधा घंटा पौन घंटे तक एक्सरसाइज कराई जाती है। बिल्कुल। और इस एक्सरसाइज को फिर कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जो पेशेंट खुद भी कर सकता है, उसके अटेंडेंट को सिखाया जाता है, और फिर पेशेंट जो है करना शुरू करता है। बिल्कुल। इसके अलावा कई केसेस जैसे देखे जाते हैं डॉक्टर साहब, जिसमें कि किसी का अंग पूरा, जैसे कि कमर से नीचे का अंग उसका काम करना बंद कर दिया, वो चल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में क्या फिजियोथेरेपी से रिकवरी हो पाती है? क्या वो वापस से फिर से खड़ा हो सकता है? ऐसे केसेस को पैराप्लेजिया बोलते हैं। पैराप्लेजिक केसेस में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है जी। इसमें पेशेंट को सबसे पहले ट्रांसफरिंग जरूरी होती है। जैसे पेशेंट व्हील चेयर पर है, व्हील चेयर से कैसे बेड पे ले जाया जाए, बेड से पेशेंट को फिर व्हील चेयर पे, फिर व्हील चेयर से कैसे टॉयलेट में जाए, टॉयलेट सीट पे वहाँ पे वो यूज़ करे, फिर आए, फिर उसको व्हील चेयर से फिर कार से कहीं जाना है, कार पे कैसे शिफ्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग। तो वो ट्रांसफरिंग टेक्निक के थ्रू पेशेंट को जो है हम लोग ट्रेन करते हैं जी। फिर उसके साथ साथ क्या है कि उसकी मैट एक्सरसाइज होती है। मैट एक्सरसाइज में क्या होता है कि ग्राउंड पर मैट बिछा करके और पेशेंट को लेटा करके फिर उसके बाद से वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसमें एक्सरसाइजेज का बहुत अच्छा रोल है। और उससे क्या होता है कि मसल्स में टाइटनेस नहीं आती है, किसी तरह का जॉइंट में कंट्रेक्चर डिफॉर्मिटी नहीं होती है, मसल्स की टोन मेंटेन रहती है। और एक्सरसाइजेस अगर हम दिन में 3-4 बार कराएं और एक बार में आधे पौन घंटे एक्सरसाइज कराएं तो ग्रेजुअली रिकवरी शुरू हो जाती है। और पैराप्लेजिया केसेस में टाइम ज़्यादा लगता है रिकवरी में, लेकिन फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल। इसके अलावा ट्रॉमा के केसेज में भी फिजियोथेरेपी का लाभ लिया जाता है? बिल्कुल। फिर ट्रॉमा में, जैसे ट्रॉमा में कई तरह की इंजरी होती है, हेड इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, कई तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं, लिम्ब फ्रैक्चर्स है, स्पाइनल फ्रैक्चर्स है। तो मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स में, और पेशेंट लॉन्ग टर्म कई तरह की सर्जरी होती है, लॉन्ग टर्म बेड रिटर्न होना पड़ता है। तो इस केस में फिजियोथेरेपी का बहुत वाइटल रोल है, इसलिए कि जी लॉन्ग टर्म पेशेंट जो बेड पर रहते हैं उसमें प्रेशर स्टोर होने का चांस होता है, तो फ्रिक्वेंट उसको टर्निंग बेड पे जरूरी है। फिर जो भी जॉइंट अफेक्टेड हैं उस जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना जरूरी है। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस का चांस होता है, तो उसके लिए एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज कराए, जो जॉइंट को मोबिलाइज किया जाता है, उसे जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट की मोबिलिटी मेंटेन रहती है। फिर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। अगर हेड इंजरी हुई है तो हेड इंजरी के केस में चांस होता है, देखा जाता है कि पैराप्लेजिया भी हो सकता है, हेमीप्लेजिया भी हो सकता है, आधा बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है, बॉडी का केवल लोअर पोर्शन काम करना बंद कर देता है जी। तो ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी का रोल है, और फिजियोथेरेपी
का रोल इसमें लॉन्ग टर्म रोल है, मतलब बहुत लंबे समय तक इलाज चलता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जी। और फिर पेशेंट जो है ग्रेजुअली, पेशेंट को हम, जो पेशेंट व्हील चेयर पे होता है जी। वो फिर बाद में वॉकर पे आ जाता है, फिर वॉकर के बाद क्रच पे आता है और धीरे धीरे फिर चलना शुरू करता है। जी। बच्चों को देखा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं, क्या ये किसी आयु वर्ग के लोगों के लिए फिजियोथेरेपी है या फिर ओवरऑल सभी के लिए? कई बच्चे जन्मजात ही किसी प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं, उन्हें देखा जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों में क्या बच्चों में भी फिजियोथेरेपी का बेनिफिट मिल पाता है और क्या बुजुर्ग लोग, उन्हें भी फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है? फिजियोथेरेपी का रोल हर वर्ग के लोग, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए है, और चाहे वो बच्चे हों, मिडिल एज ग्रुप के लोग हों या फिर बूढ़े लोग हों, सबके लिए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और हर तरह के हर एज ग्रुप के बीमारियों में फिजियोथेरेपी का रोल है। जैसे जैसे बच्चों की बीमारी की बात आपने करी जी, तो उसको सेरेब्रल पाल्सी, उसमें एक बच्चों में जो बेसिकली बीमारियां होती है वो कई तरह की होती है, बट जिसमें फिजियोथेरेपी का रोल है ऐसी बीमारियों में, वैसे बीमारियां हैं सेरेब्रल पाल्सी, सीटी भी। जैसे सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि जन्मजात बच्चे को लकवा मार देता है, जी, या फिर क्या होता है कि बच्चा जन्म तो लेता है ठीक ठाक, लेकिन पता चलता है कि एक सर्टेन एज के बाद बच्चे को बैठना जी। चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए, चलना चाहिए। वो वैसा नहीं कर हाँ, पाता। वो ऐसा उस एज पे उस मतलब उस तरह के जो उस एज पे एक्टिविटी को अचीव नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में फिजियोथेरेपी का रोल है। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है पीडियाट्रिक केसेस में, जब सेरेब्रल पाल्सी केसेस में पार्टिकुलरली बच्चा जितना जल्दी डायग्नोस हो जाए, जितना जल्दी फिजियोथेरेपी शुरू कराएं आप, उतनी अच्छी रिकवरी आती है। तो जैसे एज बढ़ने लगता है बोन की लेंथनिंग शुरू हो जाती है, मतलब उसको प्रॉपर वॉच करने की जरूरत है कि उसकी एज के अनुसार उसकी एक्टिविटीज उस प्रकार से प्रॉपर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। जैसे नेक कंट्रोल है, बच्चा पहले नेक कंट्रोल, गर्दन का कंट्रोल करना शुरू करता है। तो कब कितनी एज में नेक को कंट्रोल करना माना जाता है एक बच्चे के लिए? बच्चे का नेक कंट्रोल जब बेसिकली 3 मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स में नेक कंट्रोल हो जाना चाहिए। और फिर बच्चा उल्टा लेट करके ऐसे गर्दन सीधा करना शुरू करता है, तो हमें ये वॉच करना चाहिए कि मतलब वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे बैठना बच्चा शुरू कर देता है 6 मंथ पे बैठना भी शुरू कर देता है जी, बैठना शुरू होना चाहिए। फिर बच्चा जो है 10 से 12 महीने पे वो खड़ा हो जाता है और सपोर्ट के साथ चलना शुरू करता है जी, इसको बोलते हैं माइलस्टोन। जी, अगर बच्चे का माइलस्टोन नॉर्मल है, टाइम पे है, तो दैट इज गुड। अगर माइलस्टोन उसका डिले है तो फिजियोथेरेपी का इसमें इंटरवेंशन जरूरी है। और रेगुलर फिजियोथेरेपी से, अर्ली इंटरवेंशन से पेशेंट बच्चा बहुत अच्छी रिकवरी आती है। और जैसे पेडियाट्रिक्स में दूसरी बीमारियां हैं, जैसे सीटी भी है, जिससे बच्चा जन्मजात पैदा लेता है उसका पैर टेढ़ा हो जाता है जी, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। बिल्कुल। उसमें क्या होता है, पैर टेढ़ा होता है तो उसको हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिस एंगल में डेविएशन है उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करा करके, फिर उसके बाद से उसमें सीरियल कास्टिंग होती है, प्लास्टर कास्ट किया जाता है जी, और फिर ग्रेजुअली उसको रेंज को बढ़ाया जाता है और फिर उसमें मोबिलाइज करके जॉइंट को फिर ठीक किया जाता है। तो इस तरह पेडियाट्रिक केसेस में फिजियोथेरेपी का अच्छा रोल है। जेरिएट्रिक में, जैसे आपने पूछा जेरिएट्रिक में क्या है बीमार, जैसे बूढ़े लोगों में, तो बूढ़े लोगों में कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, फिर उसके बाद से पार्किंसंस डिजीज है जी, फिर हेमीप्लेजिया है, फॉल वाली प्रॉब्लम आती है बूढ़े लोगों में। जैसा देखा जाता है कि फॉल की शिकायत, गिर जाने की शिकायत होती है, फियर ऑफ फॉल, बैलेंस की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। और उसके बाद से गठिया की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं अर्थराइटिस, जी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, कई तरह के अर्थराइटिस होते हैं, जी, तो कि एज के बाद जो है जॉइंट में वियर एंड टियर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। जॉइंट का नाम आपने लिया डॉक्टर साहब, जॉइंट के साथ में मैं जानना चाहूंगा लिगामेंट्स की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत सारे लोगों में देखी जाती है, तो क्या लिगामेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको फिजियोथेरेपी से रिपेयर किया जा सकता है? लिगामेंट किस ग्रेड की लिगामेंट इंजरी है? स्टार्टिंग अगर फेज हो तो वो रिकवर हो सकता है? फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में तो अपने आप रिकवरी हो जाती है। सेकेंड ग्रेड में फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है और प्लास्टर कास्टिंग के बाद फिजियोथेरेपी दी जाती है। थर्ड ग्रेड में सर्जिकल इंटरवेंशन होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड में फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है जी, और थर्ड ग्रेड में सर्जिकल इंटरवेंशन का फिजियोथेरेपी का रोल है जी। तो इस तरह लिगामेंटस इंजरी में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है और ग्रेडेड फॉर्म में एक्सरसाइजेस करा करके, मसल्स के स्ट्रेंथनिंग करा करके, जॉइंट के प्रोप्रियोसेप्शंस को इम्प्रूव करके और पेशेंट की रिकवरी की जा सकती है जी। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर किस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज हैं फिजियोथेरेपी के मामले में?
फिजियोथेरेपी के मामले में अपने पास सारे एडवांस इक्विपमेंट्स हैं और अपना लैब बहुत ही वेल इक्विप्ड है और हम हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, न्यूरो फिजियोथेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, कैंसर के जो पेशेंट्स आते हैं उनकी फिजियोथेरेपी, जी, इवन ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट आते हैं उनकी फिजियोथेरेपी हम देते हैं। जी, तो अपने पास सारी तरह की फैसिलिटीज़ है। किसी भी तरह की पेशेंट, किसी भी तरह के केसेस आते हों और किस तरह की सर्जरी है, हर तरह की फैसिलिटी अपने पास कोई ऐसा केस जो इवन ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जैसे आजकल TKR THR का रोल है, उसमें हम लोग बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी देते हैं। अपने पास सारी फैसिलिटीज़ है जी, तो हम लोग, और वी आर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से अब इतनी सारी सुविधाएं हैं और इस टेक्नोलॉजी ने, इस थेरेपी ने बहुत कुछ किया है, आपका कोई अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे मरीज को जिसको कि बहुत एक तरीके से जीवन दान हो, या फिर ऐसी कोई स्टोरी आपकी शॉर्ट में किसी पेशेंट को लेकर के कोई इस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट किया गया हो जो यादगार रहा हो या इस फिजियोथेरेपी के लिए मिसाल हो? अब नाम तो मैं नहीं ले किसी पाऊंगा, पेशेंट की कोई लेकिन ऐसे पेशेंट हमेशा अपने पास आते हैं जी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स आते हैं जी, जिसके नी TKR THR वाले पेशेंट हैं, हेमीप्लेजिक पेशेंट हैं जिनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, खुश हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, जो बच्चे विकलांग बच्चे, जो छोटे बच्चे जिनको सेरेब्रल पाल्सी हुआ है और उनके फिर वो बच्चा चलना नहीं चलता था, वो चलना शुरू कर देता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी, पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी होती है वो लोग। चलिए, अंत में चलते चलते मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से कि कोई भी डॉक्टर है वो उपचार तो करता ही है, लेकिन बचाव के लिए भी गाइडलाइंस देता है, एहतियात बरतने के लिए कहता है कि आज बुखार से बचना है तो मौसम में अच्छे से ठीक से कपड़े पहनो, बच के रहो। ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ना पड़े, हालांकि पैसा है, जाना चाहिए ट्रीट कराने के लिए, लेकिन इन इंजरी से बचने के लिए क्या कुछ कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ना पड़े, कैसे वो अपने आप को प्रिवेंटिव रख सकता है, कैसे अपने आप को फिट रख सकता है? तो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट के पास मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम को लेकर लोग जाते हैं मेजरली, फिर न्यूरो प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स आते हैं। तो मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम के लिए क्या है कि ना हो उसके लिए हमें रूटीन वे में एक्सरसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट 3 days इन ए वीक। और दूसरी बात क्या है कि हमें अपना पोस्चर केयर करना चाहिए। जहाँ भी हम बैठते हैं, वर्क करते हैं, जैसे टेबल चेयर पर बैठ रहे हैं, तो टेबल और चेयर का जो हाइट है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। डेस्कटॉप पे हम काम कर रहे हैं तो डेस्कटॉप का जो टॉप है अपना आई लेवल पे होना चाहिए जी। तो अर्गोनॉमिक चेंजेस जो हमें लाने चाहिए वो बहुत जरूरी है। आप रूटीन में एक्सरसाइजेस करें, उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी में जैसे स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी अपने पास रिलैक्सेशन टेक्निक है, उस टेक्निक्स को हम अगर यूज करें तो स्ट्रेस को भी रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरह फिजियोथेरेपी का रोल है प्रिवेंटिव मेजर्स में, और उसके लिए अब हमारे पास फैसिलिटी है। कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग उसको दोनों चीज़ें सिखाते हैं। एक तो ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद उसको हम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताते हैं, और फिर ये बताते हैं कैसे एक्सरसाइजेज को कंटिन्यू रखें ताकि दोबारा उसकी प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक अंत में चलते चलते, व्यस्तम दिनचर्या में कोई भी व्यक्ति जब काम करता है, थकान महसूस करता है, तो रिलैक्स होने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, उनको एक मसाज के द्वारा वो ठीक करके रिलैक्सेशन लेता है, तो क्या वो भी एक फिजियोथेरेपी का पार्ट है? देखिए, थेराप्यूटिक मसाज फिजियोथेरेपी का पार्ट है जी। तो थेराप्यूटिक मसाज से बिल्कुल रिलैक्सेशन होती है बॉडी में, और सिडेटिव जिसको बोलते हैं, सिडेटिव जैसे नींद अच्छी आने वाली वो उसका इफेक्ट आता है। मसल्स की कंडीशनिंग इंप्रूव होती है, फिर उसके बाद से फटीग इफेक्ट जिसको थकान बोलते हैं वो कम होता है जी। तो थेराप्यूटिक मसाज का रोल फिजियोथेरेपी में बिल्कुल है, और इसके साथ साथ रिलैक्सेशन टेक्निक का रोल है। कैसे रिलैक्सेशन टेक्निक को अपना करके हम मसल्स की फटीगनेस को, थकान को कम कर सकते हैं, और प्रॉपर पोस्चर एडॉप्ट करके हम मसल जॉइंट के अलाइनमेंट को नॉर्मल करके एक नॉर्मल अलाइनमेंट करके। डाइट का भी कुछ है प्रावधान की डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए? इसको बैलेंस डाइट का रोल तो है ही, क्योंकि बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं जी तो हमें एक सर्टेन कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है, और हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है नॉर्मल होता है, तो उससे बीमारियों, हमारी इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग होती है, बीमारियां नहीं होती है। तो न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा रोल है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हेलो डॉक्टर में। तो ये थे डॉक्टर मधुसूदन तिवारी, प्रोफेसर प्रिंसिपल महात्मा गांधी फिजियोथेरेपी कॉलेज, डीन फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी
महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जयपुर, जिन्होंने बताया फिजियोथेरेपी कैसे एक आम आदमी के लिए वरदान साबित हुई है, कैसे एक आम आदमी इस फिजियोथेरेपी से फिट रह सकता है, अपनी बीमारियों से, व्याधाओं से बच सकता है, रिकवरी कर सकता है। साथ ही साथ बचाव का भी उपचार इन्होंने बताया है कि बचाव भी अगर किया जाए, सेहत पे ध्यान दिया जाए, कंटिन्यू एक्सरसाइज की जाए, व्यायाम किया जाए तो आप बच सकते हैं। हेलो डॉक्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।